चेतना का स्तर, व्यावसायिक दृष्टिकोण और जीवन की गुणवत्ता। चेतना के विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस। चेतना के विकास की अवस्थाएं। जड़ चेतना, इनर्ट कॉन्शियसनेस। परिभाषा। जड़ चेतना चेतना का सबसे प्रारंभिक, आदिम और स्थूल रूप है, जहां व्यक्ति की चेतना लगभग निष्क्रिय, प्रतिक्रियात्मक और बाह्य इंद्रिय प्रतिक्रियाओं पर आधारित होती है। यह चेतना विकास की उस अवस्था को दर्शाती है जिसमें जीवन तो है, परंतु जागरूकता सीमित या न्यूनतम होती है। मुख्य विशेषताएं। भौतिक आवश्यकताओं तक सीमित। इस स्तर की चेतना भोजन, नींद, भय और प्रजनन जैसी मूल प्रवृत्तियों के इर्द गिर्द केंद्रित रहती है। यह आवश्यकताएं व्यक्ति के अस्तित्व की रक्षा से जुड़ी होती हैं, पर इनमें विवेक, संवेदना या गहराई नहीं होती। प्रतिक्रियात्मक व्यवहार। जड़ चेतना बाहरी उत्तेजनाओं का केवल प्रतिक्रिया देती है, प्रतिक्रिया का चुनाव नहीं करती। निर्णय स्वतंत्रता या नैतिक मूल्य अभी विकसित नहीं होते। संवेदी नियंत्रण में 5 इंद्रियों के अनुभव ही चेतना का केंद्र होते हैं: स्वाद, गंध, स्पर्श, दृश्य और ध्वनि। व्यक्ति इनसे जो आनंद या पीड़ा अनुभव करता है, वही उसके व्यवहार को निर्देशित करता है। स्वतंत्र इच्छा का अभाव। इस अवस्था में चेतना लगभग एक स्वचालित तंत्र की तरह काम करती है। इच्छाएं बाहरी परिस्थितियों से उत्पन्न होती हैं और मनुष्य उनका पीछा करता है, बिना वैचारिक मंथन के। सामाजिक और नैतिक चेतना की अनुपस्थिति। इस स्तर पर व्यक्ति सामाजिक जिम्मेदारी, नैतिकता या संवेदना जैसे जटिल भावों से अछूता रहता है। उदाहरण: एक बच्चा जो केवल रोकर दूध मांगता है या नींद आने पर रोता है, वह इसी अवस्था में होता है। कई बार वयस्क भी तनाव, लालच, भय या वासना में ऐसे निर्णय लेते हैं जो केवल संवेदी प्रतिक्रियाओं से संचालित होते हैं। यह भी एक जड़ चेतना का संकेत हो सकता है। जानवरों में यह चेतना प्रमुख रूप से पाई जाती है, लेकिन मनुष्य में भी यह चेतना बनी रह सकती है यदि उसका विकास न हो। दार्शनिक दृष्टिकोण से भारतीय दर्शनों में इसे तमोगुण प्रधान चेतना माना जाता है, जहां जड़ता, आलस्य, मोह और अज्ञान का प्रभाव होता है। इस चेतना की ऊर्जा नीचे की ओर खिंचती है, जिससे आत्मबोध की संभावना कम हो जाती है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। यह अवस्था सर्वाइवल ब्रेन, रेप्टिलियन ब्रेन की प्रतिक्रिया है, जहां जीवन रक्षा के लिए ही सभी प्रतिक्रियाएं होती हैं, चाहे वे आक्रामक हों या पलायनात्मक। निष्कर्ष। जड़ चेतना चेतना की यात्रा का प्रारंभ बिंदु है, परंतु यदि व्यक्ति इसी स्तर पर रुक जाता है, तो वह अपनी मानवीय संभावनाओं को कभी नहीं पहचान पाता। विकास की दिशा में पहला कदम है इस जड़ता को पहचानकर उससे ऊपर उठना। जब व्यक्ति जड़ चेतना से जागृत चेतना की ओर बढ़ता है, तभी वह स्वतंत्रता, विवेक और करुणा जैसे गुणों का अनुभव कर पाता है। संवेदनशील चेतना, सेंसरी अवेयर कॉन्शियसनेस। परिभाषा। संवेदनशील चेतना वह अवस्था है जहां व्यक्ति अपनी इंद्रियों, भावनाओं और वातावरण के प्रति जागरूक होता है, परंतु अभी भी उसकी प्रतिक्रिया स्वचालित होती है, सोच विचार और आत्मनियंत्रण सीमित होता है। यह चेतना जड़ अवस्था से ऊपर है, पर अभी पूर्ण विवेक तक नहीं पहुंची होती। मुख्य विशेषताएं। इंद्रिय जागरूकता। व्यक्ति अब केवल भौतिक आवश्यकताओं तक सीमित नहीं रहता, वह अपने इंद्रिय अनुभवों, जैसे सुंदरता, स्वाद, संगीत, छूने की अनुभूति आदि को अधिक गहराई से महसूस करता है। उदाहरण: फूल की सुगंध से आनंदित होना या किसी की कठोर वाणी से आहत होना। भावनात्मक अनुभवों की तीव्रता। इस चेतना में इच्छाएं, प्रेम, ईर्ष्या, संतोष, लालच, दुख आदि भावनाएं प्रकट होती हैं। व्यक्ति अनुभव करता है, प्रतिक्रिया देता है, लेकिन अपने भावों का स्वामी नहीं होता। आंशिक जागरूकता, सीमित नियंत्रण। भावनाएं और इच्छाएं अब केवल अंध प्रवृत्तियां नहीं रहीं, वे चेतन रूप ले रही हैं, परंतु व्यक्ति उनमें बह जाता है।
निर्णय विवेकपूर्ण कम और भावनात्मक अधिक होते हैं। सामाजिक पहचान की शुरुआत। व्यक्ति अब अपने अस्मिता, आइडेंटिटी को लेकर सजग होता है, जैसे वह कैसे दिखता है, समाज में क्या स्थान है, लोग क्या सोचते हैं इत्यादि। पशु और मानव चेतना के बीच की कड़ी। यह चेतना हमें जानवरों से भिन्न बनाती है क्योंकि इसमें अनुभव की गहराई होती है। लेकिन जब तक यह चेतना संतुलित और संयमित नहीं होती, तब तक यह हमें भ्रमित भी कर सकती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह चेतना लिम्बिक सिस्टम से संबंधित है, जो हमारे भावनात्मक अनुभवों और स्मृतियों को नियंत्रित करता है। इसमें प्रतिक्रिया तीव्र होती है, पर विवेकशील निर्णय लेने की शक्ति सीमित होती है। भारतीय दर्शन में यह अवस्था रजोगुण प्रधान मानी जाती है, जिसमें क्रिया, इच्छा, लालसा और स्पर्धा प्रबल होती है। यह चेतना व्यक्ति को कर्मयोग की ओर प्रेरित कर सकती है, लेकिन मोह और वासनाओं में भी उलझा सकती है। व्यवहारिक उदाहरण। कोई व्यक्ति जो सुंदर संगीत सुनकर भाव विभोर हो जाता है, पर उस भाव को संयमित नहीं कर पाता। कोई युवा जो प्रेम, आकर्षण और अस्वीकार जैसी भावनाओं से अत्यधिक प्रभावित होता है। कोई कलाकार जो सौंदर्य और संवेदना को गहराई से महसूस करता है, लेकिन भावनात्मक अस्थिरता से भी जूझता है। निष्कर्ष। संवेदनशील चेतना वह अवस्था है जहां व्यक्ति जड़ता से निकलकर अनुभवशीलता और भावनात्मकता की ओर बढ़ता है। यह विकास का महत्वपूर्ण चरण है, पर यदि यह चेतना संतुलन और स्वानुशासन से नहीं जुड़ती, तो यह हमें भ्रमित, असंतुलित और आत्मकेंद्रित भी बना सकती है। इसका अगला स्तर जागरूक चेतना, अवेयर डिसिप्लिन्ड कॉन्शियसनेस, ही संतुलन और विवेक की ओर पहला ठोस कदम होता है। मानसिक चेतना, मेंटल अवेयर कॉन्शियसनेस। परिभाषा। यह वह चेतना है जिसमें व्यक्ति केवल संवेदना और प्रतिक्रिया से आगे बढ़कर विचार करता है, तर्क करता है, नैतिकता पर मनन करता है और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करता है। यह मनुष्यता की परिभाषा तय करने वाली चेतना है। मुख्य विशेषताएं। विचारशीलता और विवेक का उदय। अब व्यक्ति केवल भावनाओं और इंद्रियों से संचालित नहीं होता, बल्कि वह हर अनुभव को विश्लेषण करता है, कारण और परिणाम के संबंधों को समझने की कोशिश करता है। उदाहरण, मैं यह क्यों कर रहा हूं? क्या यह उचित है? इससे दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ज्ञान और जिज्ञासा। इस चेतना में सत्य की खोज शुरू होती है। व्यक्ति प्रश्न करता है, पढ़ता है, सीखता है। यह चेतना ही दर्शन, विज्ञान, गणित, साहित्य और अन्य ज्ञान विज्ञानों को जन्म देती है। नैतिक विवेक, मॉरल कॉन्शियंस। व्यक्ति अब सही और गलत में भेद कर पाता है। उसमें कर्तव्यबोध, न्याय और दायित्व की समझ विकसित होती है। यह चेतना आत्मकेंद्रितता को पीछे छोड़ सामाजिक उत्तरदायित्व की ओर बढ़ती है। संस्कृति और रचनात्मकता। मानसिक चेतना की परिपक्वता से कला, संगीत, स्थापत्य, कविता, शिल्प जैसी अभिव्यक्तियां जन्म लेती हैं, जो मानव समाज की सांस्कृतिक चेतना को आकार देती हैं। दीर्घदृष्टि और आत्मविश्लेषण। अब व्यक्ति केवल तात्कालिक सुख या दुख में नहीं उलझा रहता, वह लक्ष्य, मूल्य और आदर्श के आधार पर निर्णय लेने लगता है। वह अपने विचारों और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह भी लगाने लगता है, क्या मैं सचमुच अपने आदर्शों पर चल रहा हूं? दर्शन और विज्ञान के दृष्टिकोण से। मनोविज्ञान। यह चेतना प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से जुड़ी है, जो निर्णय, योजना, आत्मनियंत्रण और सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करता है। भारतीय परंपरा में इसे मनस और बुद्धि की जागरूक अवस्था माना जाता है, जहां रजोगुण और सत्वगुण का मिश्रण होता है। यह योग के धारणा और ध्यान की पूर्व अवस्था हो सकती है, जिसमें मन केंद्रित होता है। व्यवहारिक उदाहरण। एक शिक्षक जो बच्चों को केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि उन्हें सोचने, तर्क करने और मूल्यों को समझने के लिए प्रेरित करता। एक वैज्ञानिक जो जिज्ञासा से अनुसंधान करता है और समाज के हित में नवाचार करता है।
एक नागरिक जो अपने व्यक्तिगत हित से ऊपर उठकर देश, समाज और भविष्य की पीढ़ियों के लिए सोचता है। निष्कर्ष। मानसिक चेतना मानव जीवन की मूलभूत छलांग है। यह हमें पशु से मानव बनाती है। यह चेतना व्यक्ति को न केवल जानने और सोचने की शक्ति देती है, बल्कि निर्णय लेने, आदर्श गढ़ने और दूसरों के साथ समझदारी से जीने का मार्ग भी प्रदान करती है। यही चेतना मानव सभ्यता की जड़ है। यही से संस्कृति, कानून, शिक्षा और सामाजिक व्यवस्था का जन्म होता है। आत्मचेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस। परिभाषा। आत्मचेतना वह अवस्था है जहां व्यक्ति अपने स्वभाव, विचारों, भावनाओं और कर्मों को एक साक्षी की तरह देखने लगता है। वह स्वयं को सिर्फ एक विचारशील जीव नहीं, बल्कि एक अलग सत्ता के रूप में पहचानने लगता है और पूछता है, मैं कौन हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? क्या मैं अपने जीवन के प्रति ईमानदार हूं? मुख्य विशेषताएं। आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन। व्यक्ति अब बाहरी दुनिया से हटकर अपने भीतर की दुनिया की ओर दृष्टि डालता है। उदाहरण, मैं गुस्से में क्यों आया? मेरे निर्णय का असली कारण क्या था? यह आत्मनिरीक्षण उसे भीतर की सच्चाई से जोड़ता है। स्वजवाबदेही और उत्तरदायित्व। व्यक्ति अब यह समझने लगता है कि उसके कर्म केवल बाहरी नहीं, भीतर की चेतना की छाया है। वह अपने व्यवहार और निर्णयों की पूर्ण जिम्मेदारी लेना सीखता है। उदाहरण, मैंने ऐसा किया क्योंकि मैंने ऐसा सोचा और उस सोच का जिम्मेदार मैं हूं। आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। अब वह केवल समाज से डरकर संयमित नहीं होता, बल्कि अपने भीतर की समझ और आदर्शों के अनुसार चलने की कोशिश करता है। उदाहरण, मैं यह कार्य नहीं करूंगा क्योंकि यह मेरी अंतरात्मा के विरुद्ध है। मैं की खोज और सीमाओं की पहचान। व्यक्ति में यह जानने की गहरी इच्छा होती है कि उसका असली स्व क्या है। क्या मैं केवल शरीर हूं? क्या मेरा अस्तित्व समाज की पहचान से परे भी कुछ है? यह खोज उसे दर्शन, योग, ध्यान या साहित्यिक आत्मान्वेषण की ओर प्रेरित कर सकती है। दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। मनोविज्ञान में यह अवस्था मेटाकॉग्निशन से संबंधित है, यानी मैं सोच रहा हूं, यह जानना कि मैं सोच रहा हूं। यह मनुष्य को सही गलत की समझ, आत्मसुधार और नैतिक विकास की ओर ले जाती है। भारतीय दर्शन में यह अवस्था विवेक और वैराग्य के उदय का संकेत है। गीता में कहा गया है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसाद्यत। अर्थ, अपने आत्मा से अपने को ऊपर उठाओ, गिराओ नहीं। व्यवहारिक उदाहरण, एक साधक जो प्रतिदिन अपने व्यवहार का अवलोकन करता है और अपने स्वभाव में शुद्धता लाने का प्रयास करता है। एक लेखक जो अपनी रचनाओं के माध्यम से आत्माभिव्यक्ति करता है और समाज के प्रश्नों को स्वयं से जोड़कर देखता है। एक युवा जो अपने जीवन के मार्ग पर विचार करता है और मुझे क्या बनना है से पहले पूछता है, मैं क्या हूं? चेतना के अन्य स्तरों से अंतर। आत्मचेतना को समझने के लिए उसके पूर्ववर्ती चेतना स्तरों से उसका अंतर स्पष्ट करना आवश्यक है। जड़ चेतना में व्यक्ति केवल अपनी भौतिक इच्छाओं, जैसे भूख, नींद, सुरक्षा आदि, से संचालित होता है। वह एक स्वचालित प्रतिक्रियात्मक जीवन जीता है। संवेदनशील चेतना में वह अपने अनुभवों, इंद्रियों और भावनाओं के प्रति सजग होता है, यानी वह अनुभव करने लगता है। मानसिक चेतना में आते ही व्यक्ति सोचने, तर्क करने और निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। वह केवल अनुभव नहीं करता, बल्कि अनुभवों पर विचार करता है। परंतु आत्मचेतना इन सबसे भिन्न है, क्योंकि यहां व्यक्ति स्वयं को जानने की प्रक्रिया में प्रवेश करता है। वह पूछता है, मैं कौन हूं, और अपनी ही चेतना को देखने की क्षमता विकसित करता है। इस प्रकार आत्मचेतना एक मौलिक मोड़ है। जहां पहले की सभी अवस्थाएं जैसे बाहर की ओर केंद्रित थीं, वहीं यह भीतर की ओर मुड़ने की शुरुआत है। निष्कर्ष, आत्मचेतना वह केंद्रीय मोड़ है
जहां मनुष्य बाहरी दुनिया से अपनी भीतरी दुनिया की ओर मुड़ता है। यह चेतना आत्मविकास की गूढ़ शुरुआत है, जहां व्यक्ति को यह आभास होता है कि उसका जीवन एक बाह्य घटना नहीं, बल्कि एक आंतरिक साधना है। समष्टि चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। परिभाषा। समष्टि चेतना वह अवस्था है जहां व्यक्ति स्वयं को केवल एक सीमित स्व के रूप में नहीं देखता, बल्कि संपूर्ण समाज, मानवता, प्रकृति और समग्र सृष्टि का अंग मानता है। यह चेतना कहती है, मैं अकेला नहीं हूं, मैं हम सब में हूं। मेरे सुख दुख व्यक्तिगत नहीं, समष्टिगत हैं। मुख्य विशेषताएं। सहअस्तित्व और सहानुभूति। व्यक्ति दूसरों के सुख दुख को अपने अनुभव की तरह महसूस करने लगता है। उदाहरण, अगर मेरे पड़ोसी को पीड़ा है तो मैं पूरी तरह शांत नहीं रह सकता। प्रकृति और सृष्टि से तादात्म्य। इस चेतना में मनुष्य खुद को पृथ्वी, पेड़ पौधों, जानवरों और वातावरण से अलग नहीं समझता। उदाहरण, मैं प्रकृति का रक्षक हूं, उपभोक्ता नहीं। वैश्विक उत्तरदायित्व की भावना। यह चेतना राष्ट्रीयता से परे जाकर मानवता, पृथ्वी और आने वाली पीढ़ियों के लिए उत्तरदायित्व ग्रहण करती है। उदाहरण, मुझे केवल अपनी सुविधा नहीं देखनी, बल्कि यह भी सोचना है कि मेरे कर्मों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सेवा और करुणा का स्वाभाविक प्रादुर्भाव। सेवा यहां कर्तव्य नहीं, बल्कि स्वभाव बन जाती है। उदाहरण, एक व्यक्ति जो बिना प्रचार के लोगों की मदद करता है क्योंकि वह दूसरों को अलग नहीं मानता। दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। सामाजिक मनोविज्ञान में यह चेतना कलेक्टिव आइडेंटिटी और एम्पैथिक अल्ट्रुइज्म की अवधारणाओं से जुड़ी है। व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्व को व्यापक सामाजिक हम में विलीन करने लगता है। भारतीय दर्शन में उपनिषदों में वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है, इसी चेतना का दार्शनिक रूप है। बुद्ध का सभी प्राणियों के लिए करुणा या गांधी का अंत्योदय इसी चेतना के सामाजिक रूप है। व्यवहारिक उदाहरण, एक सामाजिक कार्यकर्ता जो केवल अपने अधिकारों के लिए नहीं, दलितों और वंचितों की आवाज बनता है। एक शिक्षक जो शिक्षा को केवल नौकरी नहीं, समाज निर्माण का माध्यम मानता है। एक वैज्ञानिक जो अपनी खोजों को मानवता की भलाई के लिए समर्पित करता है। चेतना के अन्य स्तरों से अंतर। जड़ चेतना, मैं केवल इच्छाओं से संचालित हूं। संवेदनशील चेतना, मैं अनुभव करता हूं। मानसिक चेतना, मैं सोचता हूं। आत्मचेतना, मैं स्वयं को जानना चाहता हूं। समष्टि चेतना, मैं हम सबका हिस्सा हूं, मैं नहीं, हम हूं। निष्कर्ष। समष्टि चेतना वह स्तर है जहां व्यक्ति सीमित स्वार्थों से ऊपर उठकर संपूर्णता में जीने लगता है। यह चेतना न केवल आत्मविकास की चरमावस्था है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और मानवता के उत्कर्ष की आधारशिला भी है। ब्रह्मचेतना बटा दिव्य चेतना, कॉस्मिक और डिवाइन कॉन्शियसनेस। परिभाषा। ब्रह्मचेतना वह अवस्था है जहां चेतना समस्त भौतिक, मानसिक और आत्मिक सीमाओं को पार कर जाती है। यह वह अनुभव है जहां मैं, तू और यह संसार सब कुछ एक ही चैतन्य सत्ता के विभिन्न रूप प्रतीत होते हैं। यह चेतना कहती है, सब कुछ ब्रह्मा है और मैं उसी ब्रह्मा का साक्षात अनुभव हूं। मुख्य विशेषताएं। एकत्व का अनुभव, नॉन डुअल एक्सपीरियंस। इस अवस्था में द्वैत समाप्त हो जाता है, न कोई भिन्नता, न कोई विरोध। उदाहरण, तुम और मैं एक ही परम सत्ता के रूप हैं, कोई अलग नहीं है। निर्लेप प्रेम और करुणा। यह प्रेम न किसी व्यक्ति के लिए होता है, न वस्तु के लिए, यह स्वयं प्रेम का स्वभाव बन जाता है। उदाहरण, संत तुकाराम या मीराबाई, जिनके प्रेम में ईश्वर और सृष्टि एक हो जाते हैं। गहन शांति और आनंद, ब्लिस। यह चेतना हर परिस्थिति में स्थिर और प्रसन्न रहती है।
यह आनंद किसी इंद्रिय सुख से नहीं, बल्कि अस्तित्व की मूल अनुभूति से उत्पन्न होता है। उदाहरण: एक योगी जो तप के मध्य भी पूर्ण तृप्त और शांति में है। सत्य की साक्षात अनुभूति। अब सत्य कोई धारणा नहीं, बल्कि जीवित अनुभव बन जाता है। अह ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं। यह अनुभूति व्यक्ति को सभी भ्रमों से मुक्त कर देती है। दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। मनोविज्ञान में यह चेतना पीक एक्सपीरियंस या ट्रांसपर्सोनल साइकोलॉजी के क्षेत्र में आती है, जहां व्यक्ति समय, स्थान और स्व की सीमाओं से परे चला जाता है। भारतीय दर्शन में उपनिषदों और वेदांत के अनुसार यह चेतना तुरीय और तुरीयातीत अवस्था है। यह अवस्था केवल ध्यान या भक्ति के द्वारा नहीं, बल्कि पूर्ण आत्मनिष्ठा और ब्रह्मनिष्ठा से प्राप्त होती है। उदाहरण वाक्य: सर्वम खल्विदं ब्रह्मा, यह संपूर्ण जगत ब्रह्मा है। व्यवहारिक उदाहरण: रामकृष्ण परमहंस, जो मां काली में सब कुछ देखते थे, पशु, मनुष्य, पत्ते तक। भगवान बुद्ध, जिनकी दृष्टि में हर प्राणी करुणा का पात्र था और स्वयं निर्वाण में स्थित थे। कबीर, जिनकी वाणी में ब्रह्मा और जीवन का अद्वैत अनुभव झलकता है। चेतना के अन्य स्तरों से अंतर। जड़ चेतना, मैं केवल इच्छाओं से संचालित हूं। संवेदनशील चेतना, मैं अनुभव करता हूं। मानसिक चेतना, मैं सोचता हूं। आत्मचेतना, मैं स्वयं को जानना चाहता हूं। समष्टि चेतना, मैं, हम, हूं, संपूर्ण समाज का हिस्सा। ब्रह्म चेतना, मैं ही सब कुछ हूं, मैं और ब्रह्मा अलग नहीं है। समग्र निष्कर्ष, कॉम्प्रिहेंसिव कंक्लूजन। चेतना का विकास एक सतत यात्रा है, जड़ता से पूर्ण दिव्यता तक। यह केवल बौद्धिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि अनुभव, आत्मचिंतन और अंतःप्रेरणा की गहन साधना है। मनुष्य जन्म का उद्देश्य केवल भोग या संघर्ष नहीं, बल्कि उस दिव्य चेतना की खोज है जो हमारे भीतर सुप्त रूप में विद्यमान है। यह विकास जड़ चेतना से प्रारंभ होता है, जहां जीवन केवल इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं तक सीमित होता है, और क्रमशः संवेदनशीलता, बुद्धि, आत्मनिरीक्षण, समष्टि की सेवा भावना तथा अंततः ब्रह्मा के साथ एकत्व की अनुभूति की ओर बढ़ता है। ब्रह्मचेतना इस विकास यात्रा का अंतिम सोपान है, जहां स्व का अहंकार विलीन हो जाता है और केवल शुद्ध अस्तित्व शेष रह जाता है। यह चेतना हमें यह अनुभव कराती है कि हम केवल शरीर या मन नहीं, बल्कि वही ब्रह्मा है जो सृष्टि का आधार है। यह निष्कर्ष हमें यह स्मरण दिलाता है कि मानव जीवन एक दैवी अवसर है, केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि चेतन होने, जागने और मुक्त होने के लिए। यह जीवन एक पुल है, अज्ञान से ज्ञान, स्वार्थ से सेवा, अह से ब्रह्मा की ओर। इस यात्रा में प्रत्येक अवस्था का अपना महत्व है, और कोई भी अवस्था अंतिम नहीं, जब तक हम अपने भीतर उस पूर्णता को न पहचान ले जो हर अंश में विद्यमान है। इसलिए चेतना का विकास ही मानवता का सच्चा उत्थान है, और ब्रह्मचेतना उसका परम लक्ष्य। धन्यवाद। मदन मोहन, ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन।